चलिए फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपके समय के नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है जी। जब हम समझे स्ट्रेट लाइंस क्या है, एक ऐसी चीज जिसके अंदर कर्व नेचर नहीं है, जिसमें कर्व नहीं है, स्ट्रेट है बिल्कुल। मीन्स थ्रू आउट अगर हम देखेंगे तो हमें दिखेगा थ्रू आउट वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। जैसे आप ये देख रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन है। अब आप ये देख रहे हैं एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी स्ट्रेट है। आप देख रहे हैं एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये भी स्ट्रेट है। यानी ऐसी सभी चीज जिसमें कोई कर्व नहीं है, जिसमें कोई टर्न नहीं है, फ्रॉम बिगिनिंग और एंड तक वो एक ही उस पे चलेगी, एक ही स्लोप पे चलेगी, एक ही ढलान पर चलेगी, उसे हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन। आप मेरी बात समझे? अब जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। अब आपको जितनी इसकी एज दिख रही है, सब ये सारी क्या दिख रही है आपको? सारी की सारी स्ट्रेट लाइन है कि यहाँ पे कहीं कोई कर्व हमें नजर नहीं आ रहा। बस सुनिए, स्ट्रेट लाइन सुनना है क्या कहानी है। अब जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैंने कहा, ये सपोज करो यहाँ पर एक तालाब है, ठीक है जी। और इस तालाब के अंदर मैंने कहा एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, सपोज करो। और एक व्यक्ति मान लीजिए मैंने कहा यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है और एक यहाँ बैठा हुआ है। अब हमने पूछा कि अगर हम ये देखना चाहे कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आप मेरी बात को समझिए। तो हमें क्या लगता है सर, डिस्टेंस ये है या ये है? बोलिए। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 मिनट के लिए डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे। तो हमने कहा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? वो स्ट्रेट लाइन है। कुछ आ रही है मेरी बात सुनने? इज दैट क्लियर? तो यानी कि जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं तो हमारे को वहां पे एक लाइन का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल प्ले हो जाता है। ठीक, तो जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो वो कैसे निकाल सकते हैं? तो हम स्ट्रेट लाइन की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। देखिए जी, जैसे अब आपको नजर आ रहा है सर, एक पॉइंट है हमारा x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 और y2। और अब हमें उन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए हम किस तरह से स्ट्रेट लाइन की मदद से वो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ये देखिए, एक पॉइंट मैंने मान लिया जी x1 y1, ठीक है जी। ये मैंने कहा ये x1 और y1 ये पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट मैंने क्या दिया जी? x2 और y2 ये है। अब इनके बीच में मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस सर क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये डिस्टेंस है। ये बात तो क्लियर हो गई अब तक हमारी। चलिए जी, नामकरण कर देते हैं। लेट मैं इसको नाम दे देता हूं a और माय फ्रेंड्स इसको मैं नाम दे देता हूं b। ठीक हो गया? अब मुझे डिस्टेंस निकालना है। अब कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। जैसे अब हमें पता है ये हमारा ओरिजिन है, दैट विल बी 0 0। अगर मैं यहां से कंस्ट्रक्शन करता हूं इस प्रकार से, तो ये जो लोकेशन होगी तो आपको पता है सर ये x1 होगी और ये y1 होगी। इस पॉइंट पर ये x2 होगी और ये y2 होगी। क्या मेरी बात सुन आ रही है? इज दैट क्लियर? ठीक है जी। तो अब अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट की वैल्यू निकालना चाहूं, ठीक है जी, तो वो भी मैं निकाल सकता हूं सर। इज दैट क्लियर? और डेफिनेटली अगर मैं इसको कंसंट्रेट करता हूं इस प्रकार से, इस तरह से, तो दैट बी 90 डिग्री। चलिए देखते हैं जी आपने क्या करा। मैंने इसको ए नाम लिखा, इसको बी नाम लिखा, तो अब उसको इसको नाम देता हूं सी। तो सर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सर मैं कह सकता हूं ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से कह सकता हूं सर ए बी का स्क्वायर। सर आप ध्यान करिए, मुझे ए बी ही तो निकालना है, डिस्टेंस ए बी तो है। चलिए अब बी सी, अगर ध्यान दीजिए बी सी। सर अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो हमारा ये बी सी है सर, आप कह सकते हैं फिर ये डेल्टा वाई, चेंज इन वाई। और मैं इसे बीसी को क्या बोल सकता हूं? मैं इसको बोल सकता हूं y2 माइनस y1। बोलिए सर, बात समझ आती है? भाई ये जो मेरा डेल्टा वाई है इट इज y2 माइनस y1 ना। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूं मैं यहाँ पे? y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर मैंने कहा प्लस AC। सर जरा AC को ध्यान करिए। अब इस AC क्या है सही? डेल्टा x। तो अगर मैं यहाँ पे जो डेल्टा x की बात करूं तो x1 माइनस x2 क्या सकता हूं कि अगर x1 में से x2 को घटाया तो मैंने। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो मैं लिख सकता हूं वो मैं लिख सकता हूं x1 माइनस x2 का स्क्वायर।
अब जो डिस्टेंस मुझे निकालना है वो ए बी है, तो ए बी अगर मैं लिखता हूं तो प्लस माइनस अंडर रूट में, इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या बी माइनस ए का होल स्क्वायर एक ही बात है। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है सर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए यहां पर जो ये प्लस माइनस है ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये आपका ए बी जो रहेगा डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और होल का अंडर। तो ये आपके सामने डिस्टेंस का फॉर्मूला रहेगा। तो जैसे कि मैंने बताया आपको x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 एक ही बात है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है a माइनस बी का आप होल स्क्वायर ओपन करिए तो आपका क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अगर आपने b माइनस ए का होल स्क्वायर करा तो भी तो यही आएगा b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ab। तो रिमेनिंग से तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखे या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखे, बट जो भी लिखिए आप एक फॉर्मेट पे वो रखिए सर। मैं जो फॉर्मेट पे रखता हूं मैं x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 रखता हूं, तो आपको जो एक फॉर्मेट रखना है एक फॉर्मेट रखिए। चलिए जी, अब आप मुझे बताइए सर, मैंने कहा ये ओरिजिन हो गया सर हमारा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और अब मैंने एक पॉइंट ले लिया सर दिस वन, ये पॉइंट, राइट। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एक्स और वाई, ठीक है जी। अब आपको इसका डिस्टेंस निकालना है किससे, ओरिजिन से, ठीक है जी। तो देखिए निकालिए क्या होगा, देखिए चलिए जी। और जैसे ही पीछे लॉजिक दिया था वही से ये 0 0 है, जैसे अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे अब आपको ध्यान नहीं है सर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल का अंडर रूट, अगर ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है अगर आपका, तो सर अब यहाँ पे x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर, इसका मतलब x का स्क्वायर y का स्क्वायर होल का अंडर रूट। तो जब ओरिजिन से हमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है किसी पॉइंट का तो डायरेक्टली वी कैन यूज इट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्ट्रेट लाइन में एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला। आप समझिए सेक्शन फॉर्मूला क्या है। मैंने कहा ये ध्यान दीजिए इस प्रकार से, अरे मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लिए सर, एक पॉइंट ये ले लिया मान लीजिए और एक पॉइंट ये लिया, ठीक है जी। ये पॉइंट है सर आपका x1 और y, राइट। ये पॉइंट है सर आपका x2 और y2, ठीक हो गया सर, इज दैट क्लियर। और हमने क्या करा है, इसको एक स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कराया, ज्वाइन करा दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे सर एक पॉइंट है सर सी, सी, और उसका पॉइंट को मैं ले रहा हूं x और y, x कोमा y, ठीक है जी। और वो ये बताता है कि मान लीजिए ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये सी पॉइंट, इसको मान लो ए मान लेता हूं, इसको पॉइंट को बी मान लेता हूं, और ये मैंने मान लिया सी, और ये सी पॉइंट कह रहा है कि ये इन्हें एक पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड कर रहा है, जैसे 3:2, 2:3, 1:2, 2:1, ऐसे कुछ भी। तो लेट m:n, तो m:n का मतलब क्या है कि भाई इसकी लेंथ अगर m है तो इसकी लेंथ क्या है, n है, मतलब ये होता है। तो क्या हम ये एक्स और वाई पॉइंट निकाल सकते हैं, तो सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू हम बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। अब वो सेक्शन फॉर्मूला देखिए सर क्या है, तो यहां पर ये जो x होगा, ठीक है जी, तो ये m आपका यहाँ इस तरह से मल्टीप्लाई होगा और n इधर से होगा, तो x निकाल रहे हैं तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाय m प्लस n। और इसी तरह से यहाँ पे जो y के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे सर, m इंटू y2 n इंटू y1 m प्लस n। और मजे वाली बात यह है कि आपके पास यहां पर जो ये सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको निकल जाएंगे। चलिए ये हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिया। अब इसी सेक्शन फॉर्मूले में अगर हम बात करें, ठीक है जी, और अब हम ये कहें सेक्शन फॉर्मूले के अंदर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के अंदर कहानी क्या होगी सर, ये जो m:n है, यानी ये जो सी पॉइंट है, ये अब यहाँ पे क्या होगा, ये सेंटर में होगा, तो इसको सेंटर में कर देते हैं सर। जो ये सी पॉइंट है अब ये कहां पर हो जाएगा, सेंटर में, बड़ा समझ आ रहा है, यानी कि मैंने कहा यहां हो गया, ठीक। तो सी जब सेंटर में हो गया, इसका मतलब क्या हुआ सर, यहां पर जो रेशो हो गई अब 1:1, दोनों तरफ इक्वल है, ठीक है जी।
तो अब जो तरीका बताया था मैंने आपको, ठीक है जी, उस तरीके के हिसाब से अब मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग अब ये कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। हाँ जी सर, निकल गया। तो आप जरा ध्यान दीजिए सर, अब कहानी क्या हुई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा x2, उधर मल्टीप्लाई करा x1 और 1 + 1 2, इधर यहाँ पे सर y2 y1 डिवाइड बाय 2। तो मिड पॉइंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको प्लस कर लीजिए, उनका एवरेज निकालेंगे तो आपके पास जो मिड पॉइंट्स हैं वो निकल कर आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको सर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स करवा दिया, सेक्शन फार्मूला करवा दिया सर, मिड पॉइंट फार्मूला करा दिया, एरिया और ट्रायंगल सारा बिल्कुल रिपीट है सर, जो हम 11th के अंदर करते थे, 10th में सॉरी, तो वही सेम है एक्स जो आपका एरिया और ट्रायंगल का निकालने का तरीका है। ठीक, मैं आपको टेक्निक इसकी लॉजिक आपका 10th में जा चुका है, मैं आपको उसको टेक्निक जो है रिमेंबर करने की वो दे देता हूँ आपको, जरा ध्यान से समझिए मेरी बात को। अगर मैं बात करूं x1 x2 x3, ठीक है जी, यानी कि काउंटिंग कैसे चलती है हमारी 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3, 1 2 3 चलती है सर। चलिए जी, हाफ पहले बाहर आ गया। ठीक, मॉडुलस का सिंबल इसलिए है क्योंकि आपका कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं आएगा, अगर नेगेटिव आया तो भी हमें उसे क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो आप ये ध्यान रखना सर, कभी भी यहाँ पे ब्रैकेट मत लगा देना। 10th में शायद चल जाता था, 10th में शायद चल जाता था कि आप यहाँ भी ब्रैकेट लगा देते थे, यहाँ भी ब्रैकेट लगा देते थे, तो कोशिश करना ब्रैकेट ना लगाएं, आप मॉडुलस का सिंबल लगाएं ताकि इस बात को रिप्रेजेंट करे कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता। बात समझ आ गई? चलिए तो जरा ध्यान दीजिए सर, पहले x1 x2 x3 तीनों आ गए सर। मैंने क्या कहा, काउंटिंग 1 2 3 चलती है, यहाँ पे क्या है 1, 1 के बाद क्या आएगा 2 और 3, तो इसलिए y2 और उसके बाद y3। इज दैट क्लियर? चलिए जी, x2 आ गया, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के दोबारा क्या आ जाएगा 1, तो यानी कि y3 और y1। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या है 3, 3 के बाद दोबारा क्या आ जाएगा 1 और 2, तो यानी कि y1 और y2। तो ये तरीका एक सिमेट्रिक मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को ध्यान में कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप का मतलब क्या सर, एक लाइन की ढलान क्या है, एक लाइन की ढलान क्या है। जरा पहले ध्यान का स्लोप का कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, उसका क्वेश्चन तो बड़े आराम से कर देंगे। समझिए मेरी बात, मैंने कहा ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक हो गया सर। अब यहाँ एक लाइन लेते हैं सर, कुछ ये लीजिए, ये लाइन नहीं, मैंने लाइन 1, ये मैंने ली लाइन 2, ये मैंने ली लाइन 3। जरा आपस में लाइन को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। अब सोचिए सोचिए कि अगर मान लीजिए ये झूला हो और इसके नीचे सर हम झूलते हुए आ रहे हैं बच्चे, ठीक है जी, तो अब मान लीजिए इस पे झूलते हुए आ रहे हैं, इस पे झूलते हुए आ रहे हैं, इस पे झूलते हुए आ रहे हैं, ठीक है जी। आप ये ध्यान करिए, जितने छोटे बच्चों के लिए झूला होगा वो उतना फ्लैटर होगा, और जितना बड़ों के लिए होगा वो उतना स्टीप हो सकता है, ये बड़े फिर भी दिलेर हो सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे L1 के कंपैरिजन में L2 की स्लोप ज्यादा है, आपको चल रहा है, और L2 के कंपैरिजन में L3 की स्लोप बहुत ज्यादा है। और मेरी सरकार, अगर हम बात करें y एक्सिस की, तो भैया इससे ज्यादा स्लोप तो खैर होगी क्या, परफेक्ट वर्टिकल। इसका मतलब ये हुआ जितना वर्टिकल है उतनी स्लोप ज्यादा है, और जितना पैरेलल है एक्स एक्सिस के उतनी स्लोप कम है। बात समझ आ रही है? अब क्वेश्चन आता है कि ये बात तो चलो हमें समझ में आई, अब मैथमेटिकली इसको किस तरह से प्रूव करें, मैथमेटिकली इसको किस तरह से हम डिस्क्राइब करें कि हाँ यार इसकी स्लोप ज्यादा है और इसकी स्लोप कम है। अब इस बात को समझाने के लिए मैंने दो लाइन ले ली, एक L1 और एक L2। अब हमें पता है सर इस ये फ्लैटर है एज कंपेयर टू L2, तो इसका मतलब L2 की स्लोप ज्यादा है L1 के। अब मैथमेटिकली हम इस बात को कैसे प्रूव करें इसकी बात देखने जा रहे हैं सर। तो जरा ध्यान दीजिए सर, मैंने यहाँ पर क्या लिया x1 और x2 सर, मैंने कहा ये x1 है और ये x2 है, मींस दैट रिप्रेजेंटिंग हियर डेल्टा x, चेंज इन x, ठीक है जी। अब आप केवल और केवल अब आप L1 पे कंसंट्रेट करिए, ठीक है जी। अगर L1 पे कंसंट्रेट करता हूं तो L1 के अकॉर्डिंग सर आप ये देखिए सर, दैट विल बी, ये आपका y1 है और इसके अकॉर्डिंग ये आपका y2 है। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब जो यहाँ पे चेंज इन y है सर, वो यहां से लेके यहां तक आपको चेंज इन y नजर आ रहा है। तो यानी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, कि हम ये देख रहे हैं भैया इतना हमने क्वांटिटी को x में चेंज करी तो y में कितना चेंज हुआ, यानी आपने जब इतना डिस्टेंस कवर किया तो आपने ऊपर की तरफ कितना गए आप,
इज दैट क्लियर? अब यही चीज आप L2 में देखिए सर, ठीक है जी। अगर L2 पर रिप्रेजेंट करता हूं तो L2 के अकॉर्डिंग सर ये y1 ये होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये y2 होता है, ठीक है जी। तो अगर आप इसमें कंपैरिजन करते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो आप नोटिस करिए दोनों का मैंने जानबूझ के कंपेयर करने के लिए डेल्टा x मैंने सेम रखा है, लेकिन आप ये देखिए दोनों का जो डेल्टा x है वो मैंने यहाँ पे सेम रखा है, दिस वन एंड दिस वन। तो अब आप ये देखिए इसमें जो डेल्टा y था वो इतना था और इसमें जो डेल्टा y है वो इतना है, तो कुछ फर्क नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? तो इसका मतलब जो L2 का जो डेल्टा y है वो बिगर है एज कंपेयर टू L1 पे। तो इससे ये प्रूव होती है बात कि जो हमारी स्लोप है डेल्टा y बाय डेल्टा x, वो जितना आपका स्टीपर होगा उसकी स्लोप ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक पेट्रोल लाइन पे। ठीक हो गया जी? चलिए, तो जैसे अभी हमारी बात हुई सर स्लोप की, ढलान की, तो अभी जैसे हमने बताया कि L1 और L2 की अगर हमने बात करी तो हमने बोला जो L2 है उसकी स्लोप ज्यादा है L1 के कंपैरिजन में, ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन आता है अगला कि हमें स्लोप निकालनी भी आनी चाहिए, तो जरा स्लोप देखिए सर कैसे निकलेगी। पहला तरीका, व्हेन द एंगल मेड बिटवीन द लाइन एंड एक्स एक्सिस इज गिवन, कि अगर हमें पता है किसी लाइन का, अगर हम ये बोले कि भाई ये लाइन है जिसका हमें स्लोप निकालना है और इसका थीटा हमें मालूम है, अगर इसका थीटा जो है वो हमें मालूम है, तो सर स्लोप होगी m इज इक्वल्स टू tan थीटा। अर्थात अगर मान लीजिए मैंने यहां कह दिया ये थीटा 45 डिग्री है मान लीजिए, तो मैंने कहा m tan 45 डिग्री, इसका मतलब m इज इक्वल्स टू 1, यानी इसकी स्लोप क्या है? 1 है। इज दैट क्लियर? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करती है चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो आप ध्यान करिए जो tan थीटा है वो क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेरी सरकार ध्यान करिए, अगर मैं इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और एक बेस ड्रॉ करूं, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, यही होगा ना सर? ध्यान करिए, परपेंडिकुलर क्या है? y, और बेस क्या है? x। भाई कोई कहे सर tan थीटा ही क्यों लिया, sin थीटा क्यों नहीं लिया, cos थीटा क्यों नहीं लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया? क्योंकि y और x में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप tan थीटा रिप्रेजेंट करता है, जो हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं, 11th में हमने खूब पढ़ा। तो इसलिए वी आर रिप्रेजेंटिंग tan थीटा, उस लाइन की स्लोप को डिफाइन करेगा। अब अगला आता स्लोप निकालने का तरीका, व्हेन 2 पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन, एक लाइन पे 2 पॉइंट जो है वो अगर हमें गिवन हो, सर ये अभी ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं, अभी 2 लाइंस बनाई थी मैंने, तो सर एक ये लाइन बना रखी है सर यहाँ पे लाइन, ठीक है सर, एक पॉइंट ये दे दिया हमारे को, एक पॉइंट ये दे दिया। अब ये पॉइंट क्या है? x1 और y1, ये पॉइंट क्या है? x2 और y2, ठीक है जी। तो मैंने क्या कहा था? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x स्लोप है। तो जरा ध्यान करिए सर, डेल्टा y ये है और डेल्टा x ये है, ठीक है जी। तो अब डेल्टा y क्या हुआ यहाँ पे? अगर आप y2 की क्वांटिटी में से y1 की क्वांटिटी घटा दोगे तो ये चेंज नजर आ जाएगा। अगर आप ये x2 की क्वांटिटी में से x1 घटा दोगे तो आपका x2 माइनस x1 डेल्टा x से आ जाएगा। तो दैट रिप्रेजेंटिंग द योर स्लोप, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे तो यू विल गेट द स्लोप। अब और लॉजिक लेते हैं इसके अंदर, आप ध्यान करिए सर, यहाँ पे एक एंगल होगा थीटा, अगर इस लाइन को मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूं तो आप मानते हैं सर जो थीटा एंगल यहाँ पर है वही सेम थीटा एंगल यहाँ होगा, ठीक है जी। तो मैंने कहा सर स्लोप क्या होती है? m इज इक्वल टू tan थीटा। तो जो आपकी स्लोप यहाँ पर है वही स्लोप सर यहाँ पर होगी। तो अगर आप tan थीटा लेते हो तो वो क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आ रही है मेरी बात सुनने? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लोगे तो वो प्रोपोर्शनल, अब ये सिमिलर ट्रायंगल वाली कहानी है वो सेम होगी। अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए मैं ये ट्रायंगल ले लूं या मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं, तो आप मानते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? 10th क्लास में खूब पढ़ा आपने। पर आपको पता है उनकी लाइंस की जो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होगी वो सेम होगी। तो अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हो और इसमें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लेते हो, या जो छोटा वाला ट्रायंगल लेते हो इसमें डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लेते हो, सेम आएगा।
सिमिलर ट्रायंगल की वजह से। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब यही हुआ कि जो m tan थीटा है या ये जो आपको आंसर देगा, द आंसर विल बी रिमेनिंग सेम। दूसरी बात, आपकी एक लाइन लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जा रही है, या एक लाइन लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रही है, आपके फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं आएगा। आपका कंसेप्ट वही रहने वाला है, आपका कंसेप्ट वही रहने वाला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। माय फ्रेंड्स, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो यकीन मानिए उनकी स्लोप भी सेम होगी, उन दोनों की स्लोप क्या होगी? सेम होगी। आप ध्यान करिए, मैंने कहा एक लाइन आपकी, मैंने कहा एक लाइन L है, L1, दूसरी लाइन मैंने L2 कहा। इज दैट क्लियर? समझ आ रही मेरी बात? तो आप ध्यान दीजिए, यहां पे अगर मैं बात करता हूं tan अल्फा और tan बीटा, तो सर दोनों की जो स्लोप है m, वो क्या होगी? इक्वल होगी, क्योंकि आपको पता है अल्फा एंगल और बीटा एंगल क्या है? दोनों सेम है। कि अगर दो लाइन अगर पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के संग जो उनका एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? सेम बनेगा। तो जिसकी वजह से tan अल्फा और tan बीटा दोनों सेम देंगे, इसका मतलब दोनों की जो स्लोप होंगी वो होंगी इक्वल। इसका मतलब m1 इज इक्वल टू m2। अगला कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर हम देखें, सॉरी परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो हम देखेंगे उन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। अब देखते हैं कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 क्यों होगा। देखिए सर, मैंने कहा सर दो लाइन बना दी सर मैंने, ठीक है जी। अब एक लाइन सर मैंने मान ली ये L1 है, और ये वाली लाइन सर मैंने मान ली L2, राइट? चलिए, अब यहाँ पे इसको मैंने मान लिया इसका एंगल अल्फा है, इसका एंगल मैंने मान लिया जो यहाँ पर ये जो लाइन जा रही है ये एंगल हमारा बीटा है। ये ध्यान रख के चलना, जब हम एक लाइन की बात कर रहे होते हैं, एंगल की बात कर रहे होते हैं, स्लोप के लिए बात कर रहे होते हैं, जब हमारी एक लाइन ये है, तो हम जब थीटा की बात कर रहे होते हैं तो वो थीटा आपका एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस के थ्रू होता है। यानी आप ये कहें, जब इसकी स्लोप की बात कर रहे हैं तो m स्लोप m tan थीटा ये होगा। अगर आपने थीटा ये ले लिया तो आपका आंसर गलत है। थीटा जो होगा दैट इज एंटी क्लॉकवाइज विद एक्स एक्सिस। समझ आ गई मेरी बात? तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैं ये एंगल लूंगा बीटा, तो ये है, और यहाँ पर ये इस लाइन के संग ये है। बोलिए सब बात समझ आती है? तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर रहा हूं और दो स्लोप की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब जहां पे जो L1 जो है, इसकी अगर मैं M1 की बात करता हूं तो दैट इज tan अल्फा, और अगर मैं M2 की बात करता हूं तो दैट इज tan बीटा। बोलिए सर, यहां पर समझ आती है? अब जरा देखते हैं सर, अब मैंने कहा 90 डिग्री है, तो अब यहाँ पे गेम शुरू हो रही है सर ज्योमेट्री के बाद। सर ये आपका 90 डिग्री है, ये अल्फा है, आपको पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होगा दैट विल बी 180 डिग्री, ठीक है जी। तो अगर 180 में से मैं ये 90 और अल्फा हटा देता हूं तो सर मेरे पास क्या आता है? 90 माइनस अल्फा। ये जो एंगल निकल कर आया मेरा कितना आया? 90 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है जी। अब आप ध्यान करिए अब इस बीटा को, अब सर ये वाले दोनों एंगल को मिलाकर, ये दोनों एंगल को मिलाकर सर 180 होना चाहिए। एक लाइन के ऊपर एंगल है, बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब मैं ये दिमाग में लगा सकता हूं कि 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा, इट शुड बी 180 डिग्री। बोलिए से बात समझ आ रही है? तो मैं बीटा को अल्फा की फॉर्म में निकाल सकता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं सर बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस अल्फा। तो यानी बीटा जो निकल कर आया मेरे पास 90 प्लस अल्फा निकल कर आ गया। तो इसका मतलब यहां ये हुआ कि जो M2 है मैं इसे 10 90 प्लस अल्फा ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री सर हमने खूब पढ़ी, ध्यान करिए सर। अब ये जो 90 डिग्री है ये y एक्सिस पे है, आपको पता है y एक्सिस पे फंक्शन चेंज होता है और साइन हमें देखना होता है। तो फंक्शन सर tan की जगह कोट हो जाएगा, तो हमने कहा सर यहाँ पे कोट अल्फा। अब 90 प्लस अल्फा, सर 90 प्लस अल्फा सर सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, और आपको पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं ना सर, ये साइन है ना कोसेक है, दैट विल बी माइनस कोट अल्फा। ये बात क्लियर हो गई? तो आप जरा ध्यान दीजिए, M1 tan अल्फा है और M2 कोट अल्फा है। तो अगर मैं अब यहाँ पे M1 M2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो ध्यान करिए ये tan अल्फा इंटू माइनस कोट अल्फा, तो tan अल्फा साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, ये कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू -1। तो आप इस प्रॉपर्टी को कभी भी यूज कर सकते हैं कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। अब फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं, स्लोप समझ आ गई वो में।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव होती है क्या। 100% आपकी स्लोप पॉजिटिव भी होती है, आपकी स्लोप नेगेटिव भी होती है, आपकी स्लोप इनफाइनाइट भी होती है, आपकी स्लोप जीरो भी होती है। ये सारे अब स्लोप के एप्लीकेशन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप। जब भी आप ये देखेंगे, जब आप ये देखेंगे एक लाइन लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जाएगी तो आप देखेंगे उसकी स्लोप हमेशा नेगेटिव होगी। लेकिन इसके अपोजिट एक लाइन लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जाएगी तो उसकी स्लोप पॉजिटिव होगी। पहले आप लॉजिक समझिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। देखिए ध्यान से, मैंने कहा यहां पर ये x1 है और यहां पर ये x2 है, राइट। x की क्वांटिटी क्या हुई है, बड़ी है। चलो, तो ये पहले यहाँ पे y1 है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये y2 है। मेरी बात सुन आ रही है। तो यानी यहाँ पे तो x की क्वांटिटी बढ़ी है तो y की क्वांटिटी बढ़ी है घटी है, घटी है। और मेरी भी आपसे बात हुई है कि जो स्लोप है दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो डेल्टा y जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो अगर मैंने कहा यहाँ पे y2 माइनस y1 और यहाँ पे x2 माइनस x1, ये बात मैं आपको प्रूव कर चुका हूं ऑलरेडी। अब x2 माइनस x1 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। नीचे की जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है, लेकिन सर y2 छोटा है y1 से इस केस में, तो यानी ऊपर की क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव। माय फ्रेंड्स, अगर कभी हम ये लिखेंगे -2/3 तो सर वो नेगेटिव ही तो माना जाएगा। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब इस केस के अंदर ये क्या आएगा, लेस देन 0, और इसकी स्लोप क्या कहलाएगी, नेगेटिव। अब आप ये देखिए सर, अब यहाँ पर जो मैंने आपसे बात बोली कि अगर एक लाइन लेफ्ट राइट अपवर्ड जा रही है, कंसेप्ट फिर वही है सब, ध्यान दीजिए। मैंने कहा दिस इज x1, नाउ इट इज अ y1, नाउ इट्स अ x2, देन इट्स अ y2। सर स्लोप की बात हमारी हो चुकी है, लॉजिक। सर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब डेल्टा x क्या है सर आपका, x2 माइनस x1, ठीक है जी। और यहाँ पे अब आपका y, डेल्टा y क्या है, y2 माइनस y1। तो आपको देखिए रहे सर x2 की क्वांटिटी x1 से बड़ी है, यानी ये पॉजिटिव है नीचे। अब यहाँ पे y2 माइनस y1, अब यहाँ पे आपकी जो y2 की क्वांटिटी है वो y1 की क्वांटिटी से ज्यादा है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव। तो मींस जब भी आपकी लाइन लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जाएगी तो उसकी स्लोप पॉजिटिव होगी। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए सर। अब अगर मैं बात करता हूं सर आपसे कि अगर मान लीजिए अब एक लाइन अगर मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं एक्स एक्सिस से, तो आप देखेंगे सर क्या लग रहा है कोई ढलान है। आप मेरे सामने बेंच पे बैठे हैं तो क्या आप गिर रहे हैं क्या, बेंच के सामने से टेबल रखी हुई है उस पर सामान रखा है वो गिर रहा है क्या। लेकिन अगर मैं एक तरफ से बेंच को उठा देता हूं तो गिरना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसकी स्लोप बन जाएगी। तो अगर आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हमें दिख रहा है कि इसकी स्लोप नहीं होगी। तो मैथमेटिकली भी तो सेम आंसर आना चाहिए, तो मैथमेटिकली कुछ और आंसर तो नहीं आना चाहिए ना। जरा ध्यान दीजिए सर, अगर मैं बात करता हूं सर ये x1 है तो इसके सामने सर ये y1 आ गया। अब अगर मैं कहता हूं सर यहाँ पे ये x2 है तो इसके सामने ही y2 आ गया। तो सर हमारी जो स्लोप थी वो क्या थी, डेल्टा y बाय डेल्टा x, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब यहाँ पे सर हमारा x2 माइनस x1 तो है, अब y2 y1 की क्वांटिटी सेम है, दैट्स व्हाई इट इज 0। तब आपको पता 0 समथिंग क्वांटिटी दैट विल बी 0, तो आगे सर स्लोप 0। अब अगला देखिए, अब आता है इनफाइनाइट स्लोप। अगर मैं एक लाइन को पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ कर दूं तो अब इसमें फर्क क्या होगा सर, अब इसमें फर्क ये होगा कि यहाँ पे आपके x1 और x2 की क्वांटिटी चेंज हो ही नहीं सकती, लाइन ही एक ही है, पॉसिबल ही एक है। यहाँ पे क्वांटिटी जो आपकी चेंज हो सकती है सर वो क्या चेंज हो सकती है, y1 और y2। सर स्लोप डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो y2 माइनस y1 तो है, लेकिन अब x2 माइनस x1 क्या होगा, 0। अब कुछ क्वांटिटी ऊपर है और नीचे 0 है तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो मतलब अब आपको स्लोप यहाँ पे इनफाइनाइट नजर आएगी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप, निकालिए। तो देखिए जी, अब मेरी आपसे बात हो चुकी है सर जो स्लोप है हमारा, सो दैट रिप्रेजेंटिंग m, और यहाँ पर जो स्लोप होगी तो दैट इज विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है जी। तो यानी कि 4 माइनस 5 नीचे 4 माइनस 5। अब हमने कहा सर ये x1 है, ये y1 है, ये हमने कहा x2 है और ये y2 है, तो 4 माइनस 5 y2 माइनस 1
x2 minus x1 यानी 4 minus 5 that will representing the -1 upon -1 that means it is equals to 1। ठीक है जी। इफ ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे नॉलेज के लिए, सिर्फ नॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ कि आप ध्यान करिए, अगर हम कह रहे हैं 1.44 है और दूसरा 0.55 है तो आप देखिए सर ये लाइन ऐसी जा रही होगी पॉजिटिव। ठीक है जी, लेफ्ट टू राइट स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव निकल रहा होगा। तो जो दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपको x1 x2 x1 x2 y1 y2, तो हमने क्या करा सर y2 minus y1 x2 minus x1, तो 4 minus 5 4 minus 5 -1 upon -1 that will equal to 1। तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं और अगर मैं ये कहता हूं कि ये जो दो पॉइंट्स है एक 4,4 जो दूसरा पॉइंट है 5,5, तो आप ये ध्यान करिए फिर लेफ्ट राइट अपवर्ड जा रही है सभी का, अरे बस सुनिए लेफ्ट राइट अपवर्ड जा रही है तो इसके अंदर एंगल क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, यानी जो स्लोप होगी दैट विल बी पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे निकालिए। तो समझिए बात को, हमने कहा इस लाइन को स्लोप हमें निकालनी है, मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हमने कहा पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है जी, ऑफ एक्स एक्सिस, तो इंक्लिनेशन 60 डिग्री। ठीक है जी। अब ध्यान करिए सर, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन बहुत अच्छी तरीके से आती है। अब जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करते हैं तो जो हम ये कहते हैं इस तरह से चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव डायरेक्शन बोल रहे होते हैं एंगल में, और अगर मान लीजिए इस तरह से चल रहा होता है क्लॉकवाइज तो मुझे नेगेटिव डायरेक्शन बोल रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो पॉजिटिव डायरेक्शन यानी इस तरह से चल रहा है सर, तो इस तरह से चल रहा है, उसने कहा ये कितना है 60 डिग्री, तो यानी जो हमें चाहिए वही है ये। ठीक हो गया, तो इसका हो गया n इज इक्वल्स टू 10 60 इट्स मीन इट्स √3। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मार्क्स मिलेंगे। इससे ज्यादा समझिए, अगर आपको टॉप करना है, लाइफ में टॉपर बनना है, तो इससे ज्यादा समझिए। √3 आ गया, इसका मतलब, इसका अर्थात क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू √3 बाय 1 मीन्स 1.7 समथिंग अपॉन में 1। मतलब अगर x में 8 चेंज होता है तो y में 1.7 टाइप चेंज होता है, यानी यहाँ पे y के चेंज होने की संभावना जो है x में जो चेंज हो रहा है उससे ज्यादा है यहाँ पे y में जो चेंज हो रहा है। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है? जो चेंज हो है y में वो इसके कंपैरिजन में लगभग आप ये मान लीजिए 70% ज्यादा है, तो इसका मतलब ये आपका स्टीप है। और यहां पर बोला गया हमारे से 60 डिग्री डायरेक्शन है लेकिन नेगेटिव, तो यानी एक्स एक्सिस में नेगेटिव इस तरह जाएगा सर, और ये लाइन उसने कहा सर ये 60 डिग्री है। बोले सर बात समझ आती है, लेकिन मैंने आपसे नहीं क्लियर करा कि भाई हमें जो थीटा चाहिए वो हमें थीटा ये चाहिए। तो दिख रहा है 180 डिग्री, तो 180 में से 60 माइनस क्या, तो ये दैट विल बी 120। तो इसका अपना m कितना हुआ सर 10 120। अब इसका ट्रिग्नोमेट्री रोल प्ले करेगी। अब आपके पास चॉइस है कि 180 माइनस 60 कर लीजिए या 90 प्लस 30 कर लीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। 180 सर, एक्स एक्सिस फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा तो 10 60 डिग्री। अब 180 माइनस थीटा सर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव होता है साइन और कोसेक, ना साइन है ना कोसेक है, नेगेटिव 10 60 माइनस √3। आप देखिए सर लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है तो स्लोप नेगेटिव आनी चाहिए, स्लोप नेगेटिव आ रही है। देखिए जी, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन का स्लोप निकालना लाइन का, जो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में y एक्सिस में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है सर। देखिए सर, ठीक है जी, y एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन सर, ठीक है जी, तो पॉजिटिव डायरेक्शन क्या चलते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज सर ये हो गया, ठीक है जी 60 डिग्री। तो इसका मतलब सर कहानी ऐसी जा रही होगी एंटी क्लॉकवाइज में, आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन क्या थी आपकी, ये थी ना सर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन, अब तो खूब कर चुके हो। तो y एक्सिस सर ये है, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन सर इस तरह से मूव करेगा, तो यहाँ पे कितना हो गया सर 60 डिग्री। अब जरा ध्यान करिए, अब अपने टारगेट को ध्यान करिए सर, मैंने आपको बताया स्लोप के लिए सर हमें ये चाहिए एक्स एक्सिस से मुझे एंगल बनाना है। अब ज्योमेट्री सर 10th क्लास वाली कि बड़े आराम से सर हम इसको निकाल सकते हैं। अब सर आपको पता है ये 60 है तो सर ये भी 60 होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सर 90 डिग्री होगा। वो आप जैसे मर्जी घूम के चलिए, वो आपकी चॉइस है। आप मेरी बात समझ रहे हैं सर? इंटीरियर एंगल सर
ठीक है सर, ये कितना हो गया 30, अब ये 180 होगा तो ये कितना हो गया 150। अब ये एंगल आप निकालने के तरीके आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर तरीके से आएगा ये आपका 150। बोले सर बात समझ आती है? वो डिपेंड करता है आपको कितनी इसकी प्रॉपर्टीज ध्यान में है, कितने आपको इसके शॉर्टकट ध्यान में। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? तो इसका मतलब अब जो m होगा सर वो हमारा वो कितना होगा 10 150 डिग्री। ठीक हो गया सर? अब जो 10 150 डिग्री होगा ये निकालने के तरीके अब आपको होते हैं सर। 10 180 प्लस 30, 180 सर ये हो गया एक्स एक्सिस पे है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो यानी 180 माइनस, ठीक है गुड। तो अब 180 माइनस 30 से, तो 180 सर आपका एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो यानी कितना हो गया 10 30, और 180 में 30 ऊपर है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, ना साइन है ना कोसेक, ठीक, इज इक्वल्स टू माइनस 1/√3। ठीक हो गया? तो आप देखिए सर लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, स्लोप नेगेटिव आनी चाहिए, स्लोप नेगेटिव आ रही है। सोल्व में आपको समझ आई गया सर? अनसोल्व में सर अब आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है नाउ यू हैव टू अटेंड, यानी एंगल बिटवीन टू लाइन, इससे पहले का क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको कंप्लीट करना है।